जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है। इसमें टोटल 20 सेट है दोस्तों, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं वो सेकेंड लास्ट है दोस्तों। आपको पता होगा यदि डेली वाइज पे करते होंगे, यदि नहीं करते हैं दोस्तों तो आज यदि फर्स्ट डे है तो कोई बात नहीं, जस्ट एक दिन बाद जो है दोस्तों 20 सेट होने के जस्ट बाद जो दोस्तों आपको बता दें, सेट नंबर 1 से लेकर के सेट 20 तक का हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग जो है दोस्तों आपका मैराथन क्लासेस होंगे। तो उसे जरूर से जरूर एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। जो देख चुके हैं उनके लिए तो रिवीजन हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन हर चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिन जो नहीं देखे हैं उनके लिए एक तरह से रामबाण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जरूर से जरूर इस सेशन को देखिएगा। जैसे ही 20 सेट कंप्लीट होंगे, आपके मैराथन क्लासेस आपके सामने होंगे और हर सब्जेक्ट के अलग अलग होंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको एक वीडियो में आपको बता देते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए हमने हिंदी का ही उठाया। हिंदी एक सेट में कितने पूछते हैं? 25 पूछता है, ओके ना। 25 पूछता है। आप खुद देखिए कि यदि 20 सेट का एक ही जगह कोलैप मिल जाए तो हमें कितना मिल जाएगा टोटल, तो आप बता देंगे 500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 500 एक वीडियो में यदि आप देख पाओगे तो आपकी रिवीजन कितनी तगड़ी हो जाएगी, पता है ना आपको। तो इसलिए दोस्तों आपकी ये मैराथन क्लासेस अति महत्वपूर्ण है, इसे छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेट नंबर 19 को, और देखते हैं स्कोर क्या रहता है। चलिए आते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 19। देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 19, पहला जो सेक्शन आता है हम लोग का है जनरल हिंदी का। आइए जनरल हिंदी में देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। देखिए सेक्शन 1 जनरल हिंदी का क्वेश्चंस कह रहा है क्या? अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मिट्टी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए कौन सा रस है इसमें। तो आंसर बता देंगे, इसमें हास्य रस कहा नहीं गया है, इसमें शांत है नहीं। एक बच गया वीर, वीर वाली इसमें भावना दिखाया नहीं गया, तो बच क्या गया? अद्भुत रस। आंसर क्या बन जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं के वर्णन द्वारा उत्पन्न जो विस्मय भाव की परिपक्व अवस्था को जो अद्भुत रस कहा जाता है। इसमें जो है अस्थाई भाव क्या है? आश्चर्य है ना। देखिए आगे कह रहा है कि विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे कौन सा रस कहते हैं? उसे कौन सा रस कहेंगे? तो उसे कहेंगे दोस्तों अद्भुत रस। किसे कहेंगे? अद्भुत रस। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर में, उसे क्या कहेंगे? अद्भुत रस कहेंगे। देखिए मैंने उसकी सहायता नहीं की, कौन सा वाक्य है? बताइए कौन सा वाक्य है इसमें। तो आंसर बता देंगे, इसमें है निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे, निषेधवाचक इसमें है। देखिए आगे कह रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है? किस प्रकार का वाक्य है बताइए। तो यह बता देंगे, यह संयुक्त है। क्यों? वरन से यहाँ पे देख रहे हैं, इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ा गया है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा यहाँ पे, है ना। जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची विशेषण होता है, उसे क्या कहते हैं? बताइएगा उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प तत्पुरुष समास का उदाहरण है? बताइए तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है। तो आंसर बताएंगे राजकुमार, यहाँ पे तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, राजकुमार, है ना। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। देखिए रिकॉर्ड का हमें सही परिभाषिक शब्द नहीं है ये बताना है ना, है वो छोड़ दीजिए, नहीं है वो हमें बताना है। तो रिकॉर्ड का सही अर्थ क्या होता है? दर्ज करना होता है, कीर्तिमान करना होता है, उल्लेख करना होता है। किंतु हम लोग क्या इसका ये बता सकते हैं सूचित करना? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। यानी आंसर हम लोग का करेक्ट ए हो जाएगा। दर्ज करना होगा, अभिलेखित होगा, कीर्तिमान भी होगा, लेकिन ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट ए बन जाएगा। कंघा का तत्सम शब्द बताना है। कंघा का तत्सम शब्द क्या बताएंगे? तो आंसर बताएंगे स्कंध। आंसर ए करेक्ट बताइएगा, स्कंध हो जाएगा कंधा का। देखिए आगे कह रहा है संधि विच्छेद में सही विकल्प को हमें चुनना है। संधि विच्छेद में सही विकल्प को चुनना है। देखिए पितृऋण, पितृऋण का क्या बताइएगा? संधि विच्छेद बताइएगा। तो पितृऋण का बताइएगा पित्तजोर ऋण होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, पित्तजोर ऋण होगा। दिए गए शब्द का हमें विलोम बताना है। देखिए जीवन, जीवन का उल्टा क्या होगा?
तो जीवन का उल्टा मरण होगा। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। देखिए कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। आपके दर्शन डैश है, आपके दर्शन क्या है, तो आपके दर्शन दुर्लभ है। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। देखिए कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द को हमें चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द कौन है इसमें, देखिए तो इसमें देखेंगे निर्यात, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये भी निर्यात गलत है, ये तो और गलत है। आंसर हम लोग का निर्यात ये है, ऑप्शन नंबर डी होगा निर्यात। देखिए आगे है कि दिए गए वाक्यांश के लिए हमें शब्द देना है। आकाश को छूने वाला उसे क्या कहते हैं, आकाश को छूने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। आंसर सी करेक्ट बताएंगे, गगनचुंबी। देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आइए देख लेते हैं। अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे, तो इसमें क्या गलत लग रहा है बताइएगा। तो आंसर से यहाँ पे बताएंगे दूसरों का व्यथा से, है ना, दूसरों की व्यथा से यहाँ पे पीड़ित है, तो होना क्या चाहिए था, दूसरों की व्यथा नहीं बल्कि यहाँ पे होना चाहिए दूसरों की, यहाँ पे जैसे लिखा गया है ना कि दूसरों का व्यथा, दूसरों की व्यथा होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे का और की के अंतर है दोस्तों, तो यहाँ पे ये की के कारण गलती हुआ है, यहाँ पे की व्यथा होना चाहिए था, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। कह रहा है अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश है, बताइए क्या है। तो आंसर बताएंगे कि अधिक जनसंख्या भारत के लिए जो है एक तरह से क्या है, अभिशाप है। आंसर सी करेक्ट बताइएगा, है ना। देखिए आगे, वह कार मेरी है, वह कार जो है मेरी है, वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है बताइएगा, कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है। तो आंसर बता देंगे इसमें संबंध कारक हुआ है ना। क्या है, वह कारक, वह कार जो है मेरी है, तो इसमें संबंध कारक का उपयोग हुआ है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प हमें कौन सा होगा। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ मैं आगरा गई थी, है ना। यहाँ मैं आगरा गई थी, ये हमें क्या है, रेखांकित शब्द है, इसी को हमें प्रतिस्थापित करना है। बताइए तो क्या होगा यहाँ पे होगा ना कि वहां से आगरा गई थी, यहाँ से नहीं, वहां से आगरा गई थी, ये होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। देखिए देखे तो मन न भरे, तन की मिटे न भूख, बिन चाखे रस ना मिले, आम कमानी ऊख। उपयुक्त पंक्ति में इसमें कौन सी अलंकार है ये हमें बताना है। इसमें कौन सी अलंकार है, तो देखिए इसमें जो अलंकार है, इसमें सबसे अभी नया आपको मिलेगा, वो कौन सी अलंकार है, तो वो है दीपक अलंकार। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी। और दीपक अलंकार जहां उपमेय और उपमान दोनों का एक ही धर्म कहा जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, दीपक अलंकार होता है ना। आगे क्वेश्चन है कि हम लोग का कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। आज मौसम बहुत डैश है, क्या है बताइएगा। तो आज मौसम बहुत ही क्या है, सुहाना है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आइए देख लेते हैं क्या गलत है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है। तो बताइएगा इसमें क्या त्रुटि है, मतलब क्या गलत है इसमें। तो इसमें जो गलती है ये है उत्पत्ति, उत्पत्ति होती है, ये कैसे होना चाहिए था दोस्तों, तो ये ऐसे होना चाहिए था, उत्पत्ति ऐसे होनी चाहिए था, है ना। इस कारण ये गलती है उत्पत्ति। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, उत्पत्ति ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होता है उत्पत्ति, है ना। देखिए आगे कह रहा कि चरर मरर खुल गए अरर रव फूटो से, इसमें कौन सी अलंकार है, इसमें कौन सी अलंकार है। तो इसमें आप देखेंगे चरर मरर, है ना। अब देख रहे हैं लास्ट का भी जो वर्ड रिपीटेड होता है ना, या शुरू के करे या फिर लास्ट का करे, कोई तो रिपीटेड कर रहा है ना, तो हमें सीधे से आ जाना है किसमें, अनुप्रास अलंकार में आ जाना है ना। जब किसी वाक्य पंक्ति में एक या एक से ज्यादा वर्णों की पास पास जो है क्रमानुसार आवृत्ति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आगे है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है। देखिए अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराएं, के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराएं, मतलब अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराएं, यहाँ पे तो कौन सा होगा गलत बताइएगा। तो यहाँ पे बताइएगा कि अध्यापिका ने, है ना, को नहीं, यहाँ पे ने होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट बन जाएगा, अध्यापिका ने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए, ऑप्शन डी करेक्ट बताइएगा।
देखिए आगे है हम लोग का क्या कि गद्यांश को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। देखिए गद्यांश क्या है, केवल जीविका कमाने से, अपना दिन भर का काम आसानी से पूरा कर लेने से कहीं अधिक उच्च वस्तु आपके भीतर आपको संतुष्ट करने के लिए विद्यमान है। यह है आपके सभी काम करने की भावना, आपके पूरी शक्ति से काम करने की आकांक्षा, अपना उच्चतम विकास करने की तथा अपने व्यक्तित्व को पाने की कामना। इस आकांक्षा का स्वर इतना प्रखर होना चाहिए कि केवल जीविका कमाने की समस्या, केवल रुपया कमाने का प्रश्न गौण होना चाहिए। कितने ही व्यक्ति निरुद्ध निरुद्देश्य अपने ध्येय में पूरे निष्ठा करते हुए केवल तब तक अपने धंधे में व्यस्त रहने की इच्छा करते हैं जब तक कि कोई आकस्मिक बाधा न आए। काम करते दिखाई देते हैं। मनुष्य को अपने जीवन कार्य के प्रति चाह कितना ही तुच्छ हो, उन उच्च आदर्शों से बढ़ना चाहिए जो किसी महान कलाकार के आदर्श होते हैं, जिनके आधार पर वह अपनी कृति की रचना करता है। इस जीवन के संगमरमर को गढ़न के लिए प्रगतिशील होना एक पावन उद्देश्य है। हमारे कार्य के प्रत्येक प्रतिभा हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। उपयुक्त लेख गद्यांश का शीर्षक क्या है बताना है आपको। क्या है बताइए, तो आंसर्स बता देंगे इसमें कि जीवन में महत्वाकांक्षा का अर्थ है ना। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका, जीवन में महत्वाकांक्षा का अर्थ है ना। आगे देखिए, जब मनुष्य या कविता में कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ के बजाय शब्दकोशीय अर्थ प्रकट करता है तो वहाँ कौन सा शब्द शक्ति होती है, कौन सा शब्द शक्ति होती है, तो आंसर बताएंगे अभिधा। कौन सा होता है, अभिधा। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। जाके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लव, उपयुक्त में हमें कौन सी अलंकार है बताने हैं। इसमें कौन सी अलंकार है, तो देखिए काव्य में जहाँ उपमेय वो उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां पे कौन सी अलंकार होती है, तो वहां पे व्यतिरेक अलंकार होती है। आंसर हम लोग का ए करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए सेक्शन नंबर 2 है मैथमेटिक्स का। क्वेश्चंस क्या है इसमें कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, आइए हम लोग देख लेते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है आपको बता दे अनंत हो सकती है, 1 2 3 नहीं बल्कि इनफाइनाइट होती है। आंसर डी करेक्ट बताइएगा, है ना। देखिए वर्ग चिन्ह, और आपको बता भी दे अनंत कैसे, सपोज कर ली 1 और 2 के बीच में लिखना है तो आप जैसे ये लिखना चाहेंगे 1 और 2 के बीच में तो 1.1 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी तो आप बता सकते हैं 1.000001 बता सकते हैं, 1.0002 फिर 3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट आप लिख सकते हैं, है ना। आगे देखिए वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो ऊपरी वर्ग सीमा और प्लस में होता है निम्न वर्ग सीमा, तो निम्न वर्ग सीमा है और बट्टे में 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। देखिए बिंदु दिया हुआ है, एक प्लस में है एक माइनस में, ये किस चतुर्थांश में, देखिए यहाँ पे चतुर्थांश हमने ड्रॉ करा, आपको पता होना चाहिए ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ होता है। तो देखिए पहला क्या है प्लस, प्लस ये एक्स और ये एक्स डैश है, ये वाई और ये वाई डैश है, ये होता है आपका प्लस प्लस, ठीक है। ये होता है आपका माइनस प्लस होता है, और ये होता है दोनों माइनस, और ये होता है प्लस और माइनस होता है, ये याद रखेंगे। चलिए अब देखिए हमें क्या पूछा गया, पहले प्लस किस में, तो आप बताएंगे पहले प्लस जो है इसमें है चौथे में, पहले प्लस और माइनस, तो सीधे से हम चौथे में चल जाएंगे। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7, 4 और -3 को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। चलिए हम लोग बना के देखते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन है क्या हम लोग के पास, एक यहाँ पे हमने रेखाखंड खींचा जो क्या है हमारे पास ए और बी है, ओके। यहाँ पे ये रेशियो में जो बांट रहा है ना वो किस 2 और 3 के रेशियो में ये बांट रहा है। यहाँ पे लिखा गया है इसका -1 और 7 है इसका वैल्यू, और इसका कितना है तो 4 है, और माइनस में 3 है इसका वैल्यू। चलिए अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे किसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू निकालना है जो हमारा एक्स और वाई है। चलिए एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे यदि लिखेगा ना ये पी का वैल्यू जब निकालना होगा तो पहला क्या होगा यहाँ पे कि एम
है ना, इसको m बोलते हैं हम लोग m, और इसको n बोले। जो m का वैल्यू कितना है 2 है और n का वैल्यू कितना है तो 3 है। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है m और n का रेशियो, तो mx2 होता है, mx2 प्लस होगा nx1 होगा, अपॉन में हो जाएगा m प्लस n होगा यहाँ पे, और y का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा my2 और प्लस हो जाएगा ny1 होगा, अपॉन में हो जाएगा m प्लस n होगा। अब देखिए m का वैल्यू कितना है 2 और x2 कितना है, तो x1 ये है और x2 ये है 4 है, यानी 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस n कितना है तो 3 है, इंटू x1 माइनस में है तो माइनस में 1 रखेंगे, और यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा m प्लस 2 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे 5 रखेंगे हम लोग सीधे, ये x की वैल्यू आएगा। ठीक है, अब जो y वाली है m की वैल्यू 2 है, और y2 की वैल्यू माइनस में 3 है, और प्लस n की वैल्यू 3 और इंटू y1 की वैल्यू है 7, अपॉन में लिखेंगे 3 और 2 5 हो जाएंगे, ये हमारा y का वैल्यू आएगा। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 8, और 8 में से 3 घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे 5, और बट्टे 5 होगा। ठीक, ये घटाइए, ये हो जाएंगे माइनस में 6 और 21, 21 में से 6 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 15, और बट्टे 5। क्या इससे भी छोटा कर सकते हैं, तो बोलेंगे यस, इसे भी छोटा कर सकते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे 1, और ये हो जाएगा 5 से 3 टाइम में, यानी 1 और 3 आ गया हमारे पास। क्या ये p जो हमने माना था x और y, तो वो कितना आ गया 1 और 3। तो देखिए है क्या ऑप्शन नंबर, तो 1 और 3, यस ऑप्शन नंबर आपका है पहला नंबर ए ऑप्शन है ना। आगे देखिए कह रहा है इसमें क्या, k के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे, जिसके लिए द्विघात समीकरण यहाँ पे 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0 है ना। मूल वास्तविक और समान होंगे, देखिए मूल वास्तविक और समान होंगे, इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, तो आपको याद होगा b² माइनस 4ac इक्वल 0 होता है, बस इसको हमें निकालना है। तो आइए निकाल के देख लेते हैं हम लोग। सपोज करिए हमने पहला ही उठाया, ओके ना, ऑप्शन नंबर पहला, या फिर चलिए हमारे पास जो भी दिया है उसे हम लोग निकाल के देखते हैं कि क्या रहा है। b², b क्या है हमारा, तो k है, k का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, k होल स्क्वायर माइनस 4, और a क्या है तो आपके पास 2 है, 2 रखिए, c क्या है तो 3 है, इक्वल में 0, कितने हो जाएंगे k² इक्वल, ये माइनस में है सभी प्लस में उधर चला जाएगा, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, मीन्स k² इक्वल कितना आ गया 24, k² इक्वल आप बताएंगे 24 आ गया। अब देखिए k इक्वल क्या बताएंगे 24 का स्क्वायर रूट आएगा, 24 का होता है क्या, तो आप बताएंगे बिल्कुल नहीं होता है ना, ये आएगा आपका प्लस और माइनस में आएगा। ओके, तो ये देखिए ये 24 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो 6 और गुने 4 लिख सकते हैं, 4 का तो निकलता है 2, तो आप 2 बाहर निकाल देंगे और अंदर में 6 रह जाएगा, तो हमारे पास क्या निकला प्लस माइनस रूट 6 आया। 2√6 हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप एक लिख सकते हैं 2√6 प्लस में, और एक लिख सकते हैं माइनस में 2√6, है ना, इसका मतलब ये होता है प्लस माइनस का। तो आंसर हमें कौन सी दिख रही है, ऑप्शन नंबर 1 दिख रही है, राइट आंसर ए बन जाएगा आपका। देखिए आगे कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 साल में 4680 रुपया हो जाता है, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होता है तो उतने ही समय में वह राशि 5112 रुपया हो जाता है, तो वह राशि कितना है एवं ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। एक साल में कितना अधिक हो जाता है 4% अधिक हो जाता है, तो 3 सालों में कितना हो जाएगा, 4 और 3 में गुना कर लेंगे मतलब 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं इसे, यहाँ पे कह रहा है कि एक सालों में कितना हो रहा है 4 बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है, तो 3 सालों में कितना हो जाएगा, 3 सालों में आप बताएंगे 3 और गुने 4%, मतलब आप सीधे बता देंगे 12% बढ़ेगा, कितने 3 सालों में। तो यहाँ पे दिया गया क्या 5112 रुपया हो जाता है किससे 4880 से, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 5112 में से 4880 घटा लीजिए, तो कितने आ जाएंगे आपके पास, घटाइएगा तो 4680 है दोस्तों, 4800 नहीं 4680 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 432 आ जाएगा। ये देखिए जो 432 आया वो किसके बराबर होगा, क्या ये 12% के बराबर नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, तो हम लोग 12% बराबर लिखेंगे, यहाँ पे 432 लिखेंगे, ये 12 जो है आपका नीचे आ जाएगा और 100 जो है ऊपर चला जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में है, तो 12 से हम लोग इसे काटेंगे। देखिए 12 से इसे काटे हैं 12 से 3 टाइम में, है ना, और यहाँ पे 12 छक्के 72, यानी 36 टाइम में कटा हमारा, तो कितने आ गए 36 और 00, 3600 आ गया हमारे पास, क्या आ गया, तो ये मूलधन आ गया। अब हम ब्याज यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, जब हमारे पास मूलधन आ गया और हमारा इंटरेस्ट टोटल 3 सालों में कितना हो जाएगा 4680 हो जा रहा है,
तो 4680 में से बस इसको 3600 घटा लीजिए मूलधन, तो आपका ब्याज आ जाएगा। जब ब्याज आ जाएगा तो हम रेट निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं 4680, ये हमारा अमाउंट है, मतलब मिश्रधन में से 3600 प्रिंसिपल घटा लेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो 1080 आ जाएगा। 1080 इंटरेस्ट आ गया। जब 1080 आ गया तो आपको पता होगा कि एस आई इंटू होता है 100 और अपॉन में होता है पी इंटू टाइम, जो हमारा रेट निकलता है। तो बस यहाँ पे लिखिए एस आई कितना है आपके पास 1080 है और गुन्ने 100 हो जाएगा। अपॉन में कितने पी, प्रिंसिपल कितने हैं 3600 आए हैं और गुन्ने टाइम, टाइम कितना है तो 3 साल है। 3 रखिए, काटिए 2 जीरो से, ये 2 जीरो कटेगा, ये काटेंगे तो 12 से 3 टाइम में, 12 से 90 टाइम में कटेगा और ये 3 3 90, ये 10 टाइम में, यानी रेट हमारा कितना आ गया 10%। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा 10%। देखिए कह रहा है कोई धन निश्चित दर से 3 सालों में 2 गुना हो जाता है तो वह राशि 12 सालों में कितना गुना होगा, कितना गुना हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है 3 सालों में 2 गुना है ना, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सपोज करिए 3 सालों में 2 गुना हो जाता है। टाइम हमारे पास 3 साल, हमने प्रिंसिपल मान लिया पी, अमाउंट कितना हो जाता है, मतलब मिश्रधन कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है ना, कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। तो आप एस आई कितना फाइंड कर लीजिएगा, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा लीजिएगा तो कितने आ जाएंगे पी आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास ये आ गए तो हम रेट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। रेट इक्वल क्या होगा, एस आई अभी जस्ट लिखे, एस आई इंटू एस आई पी है, एस आई इंटू 100 अपॉन हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम, टाइम कितना है तो 3 साल है, पी से पी कटेगा, मतलब आपके रेट जो आ गए 100/3 आ गया। कितना आ गया 100/3। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वह राशि 12 सालों में कितने गुनी हो जाएगी, जो राशि है वो 12 सालों में कितने गुनी हो जाएगी, यह जो पूछ रहा है 12 सालों में, है ना। तो देखिए हमारे पास रेट आ चुका है 100/3, रेट आ चुका है 100/3 आ चुका है ना। प्रिंसिपल जो है हमारा पी है, ये बता रहा है कि समय यदि 12 साल हो तो ये कितना गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी। तो हमें अमाउंट नहीं पता कि ये कितनी गुनी हो जाएगी, है ना, ये हमें नहीं पता कि कितनी गुनी हो जाएगी। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास जो है ये कितनी गुनी हो जाएगी, इसके लिए हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या रखेंगे कि रेट है हमारे पास, प्रिंसिपल है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे एस आई पहले फाइंड कर लेंगे। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, एस आई आप लिखिएगा कि एस आई आपके हो जाएंगे क्या, तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा। ओके, कितने हैं पी है, रेट कितने हैं 100/3 हो जाएंगे और इंटू 100 हो जाएगा और इंटू टाइम, टाइम कितने हैं तो 12 साल। ठीक, अब इसे काटिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे तो 4 आ गया, यानी कितने आ गए 4p आ गया, क्या आपका इंटरेस्ट आ गया, 4p इंटरेस्ट आ गया और ये प्रिंसिपल हमारा p है, मतलब हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5p आ जाएगा। तो वही तो पूछा है कि कितना गुना हो जाएगा, तो 5 गुना हो जाएगा, 5p मतलब 5 गुना। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा, 5 गुना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। है कि 40 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की किसी गेंद को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी गेंद बनाई जाती है, ऐसी कितनी छोटी गेंदें बनाई जा सकती है, कितनी छोटी गेंदें बनाई जा सकती है। तो देखिए पहला है 40 सेंटीमीटर वाला व्यास दिया हुआ है, तो व्यास से हम लोग त्रिज्या पहले निकालेंगे, त्रिज्या कितने हो जाएंगे, देखिए व्यास आपके 40 दिए हुए, तो रेडियस आपको पता होगा d/2 होता है ना, तो 40 और बट्टे 2 करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएंगे, वो क्या आ जाएगा तो त्रिज्या आ जाएगा हमारा 20। और पहले से दूसरा वाला त्रिज्या दिया हुआ हमारा कितना 0.5 दिया हुआ। बस हम लोग का फॉर्मूला होता है क्या, आयतन इसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, नीचे भी रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब रखेंगे, क्यों, बिकॉज हमें वो संख्या निकालना है छोटी गेंदों की। तो 4/3 कैंसिल, पाई 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 कैंसिल, तो हमें क्या रखना आर क्यूब ओपन आर क्यूब, मतलब एक होगा 20 का क्यूब और एक होगा 0.5 का क्यूब। चलिए यहाँ पे हम लोग 20 का क्यूब को लिखेंगे सीधे 20 गुने 20 गुने 20 लिखेंगे 3 टाइम, और यहाँ पे 0.5 को हम लोग लिखेंगे 3 टाइम, 0.5 गुने 0.5 और गुने 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे 20 का क्यूब हमने लिखा और नीचे में 0.5 का क्यूब लिखा, ये जो दशमलव हमारा हटाएंगे ऊपर में क्या आ जाएंगे सीधे 1000 आ जाएगा, मतलब 3 जीरो आ जाएगा, तो सीधे हम 1000 डाल सकते हैं। यहाँ से 5 से काटेंगे इसे, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 चौके 20 और ये 5 से काटेंगे 5 चौके, ये कितने हो जाए 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 64 और कितने जीरो तो 1 2 3, मतलब हमें जो बनेगी वो कितने बन जाएगी ऐसी गेंदे 64,000 बन जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बन जाएगा यहाँ पे 64,000।
देखिए आगे क्वेश्चन से क्या है कि दो स्पर्श रेखा जो है एक पी ए है और एक है पी बी, बाहरी बिंदु पी से ओ वाले एक वृत्त पर खींची गई है, तो हमें ओ ए बी कितना है 30 डिग्री और ए पी बी हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त से जो है टेंजेंट यहाँ से खींची गई है ना, और इसका नाम जो दिया गया है इसका पी नाम दिया गया है, इसका नाम ए और यहाँ पे नाम बी है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ मेरी सेंटर है और इससे ऐसे इससे ऐसे और ये ऐसे बना हुआ है ओके, जिसमें आपका ये सेंटर ओ है। इसमें बता क्या रखा गया है कि एंगल ए पी बी इक्वल कितना होगा, यहाँ पे 2 इंटू एंगल ओ ए बी होगा, है ना। देखेंगे यहाँ पे क्या है 2 इंटू ओ ए बी कितना है, तो ओ ए बी जो है 30 है, 30 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। कौन 60 डिग्री होगा, तो ए पी बी ये जो होगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर हमें क्या मिल गया 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपका, तो करेक्ट आंसर सी बन जाएगा 60 डिग्री। कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 36√3, तो त्रिभुज का परिमाप हमें बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर, जिसमें आपके पास क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 36√3 दिया हुआ है। तो √3 से √3 कैंसिल कर देंगे हम लोग, ऊपर ऊपर है तो। अब देखिए ए स्क्वायर है तो यहाँ से हम लोग ए इक्वल लिखेंगे 36 और इंटू 4 हो जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा, ये स्क्वायर रूट आएगा। 36 का 6 होता है और 4 का 2 होता है, गुणा करेंगे तो कितने 12 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, भुजा आ गया 12। तो हमें निकालना है परिमाप, परिमाप होता है 3 गुने भुजा, तो भुजा कितना है 12, 12 और गुने 3 करेंगे 12 तिया 36, 36 सेंटीमीटर जो हमारा क्या आ गया परिमाप आ गया। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट बताएंगे 36 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, क्वेश्चन है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू और आर क्रमशः भुजा ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजा की लंबाई 8 है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें बताना है कि कितना होगा। चलिए उसका मध्य बिंदु है ए बी सी का, तो ए बी सी पहले यहाँ पे बना लीजिए, ठीक। ये हो गया ए, ये बी एंड सी, सभी के मध्य बिंदु दिए हुए हैं, है ना। सभी के मध्य बिंदु हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पी, ये क्या है क्यू, ये है आर। तो ये देखिए ऐसे ये दिया गया है, तो हमें निकालना है किसका, जबकि ए बी सी वाले भुजा की लंबाई 8 है, ये समबाहु है तो मतलब ये 8 है, ये भी 8 और ये भी 8 होगा, ठीक। तो ये 4 और ये 4 हो जाएगा, ये 4 ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4 होगा ओके। अब देखिए यदि हम लोग टोटल का हम लोग निकालेंगे, टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो ये एक होंगे, दो तीन और एक 4, टोटल 4 त्रिभुज और चारों जो है इक्वल बनेंगे, है ना। तो चारों इक्वल बनेंगे तो आप खुद देखिए, जब एक का हम सबसे बड़े वाला का निकाल लेंगे, उसका 1/4 निकाल लीजिएगा तो सीधे नहीं बन जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे बड़े वाला का निकालते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है √3/4 इंटू 8 इंटू 8, लिखिए इसे 2 टाइम्स में, यानी कितने हो जाएंगे 16√3 हो जाएंगे। 16√3 जो आ गया हमारे पास 16√3, इसे हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड, क्यों, बिकॉज ये जो था आपने देखा कि इसमें 4 ट्रायंगल बन रहे जिसमें हमें एक ही भाग का बताना है, तो एक भाग के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से काटी 4, यानी कितना आएंगे 4√3 आना चाहिए हमारा, जो क्षेत्रफल आना चाहिए 4√3। देखिए है क्या 4√3, तो ऑप्शन नंबर बताएंगे यस, ऑप्शन नंबर आपका है 4√3, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 14 है और पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाते हैं, क्षेत्रफल के लिए बताएंगे पाई आर स्क्वायर होता है, इसका क्या होगा 22/7 और आर, आर कितने हैं 14, तो 14 और गुन्ने 14 करिए, 7 से काटेंगे 2 टाइम में, ये कितने हो जाएंगे 44 और गुन्ने 14, गुणा करिए कितने हो जाएंगे, तो इसे गुणा करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 616। 616 किस में है, तो बस एक ही में तो है ही, परिधि नहीं है बल्कि ये हमारा क्षेत्रफल है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये एक ही है, यानी ऑप्शन तो बी कंफर्म लग रहा है। चलिए आइए देख लेते हैं परिधि भी निकाल के क्या आता है। परिधि का होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 14, काटिए 2 से, तो ये गुणा करेंगे कितने 4 और गुने 22, गुणा कर दीजिए कितने हो जाएंगे 8 और 8, देखिए 88 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर ऑफ बी तो पूरे कंफर्म हो गया, तो राइट आंसर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए
कह रहा है किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप दिया है 35 मीटर और 15 मीटर, 15 मीटर और 35 मीटर की भुजा वाले एक आयताकार भूखंड का परिमाप के बराबर है ना। ये वर्गाकार भूखंड जो है ना, इतना मीटर भुजा वाले आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। तो वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई हमें बता देना है कि कितना होगा। देखिए यहाँ पे सीधे तौर पे कहा गया है ना कि जो ये वर्ग का परिमाप है ये आयत के परिमाप के बराबर होगा, है ना। जिसमें आपके पास दिया हुआ है 35 और 15 भुजा दिया है, इसका ये 35 दिया हुआ है और ये 15 दिया हुआ है, इसका कुछ भी नहीं दिया गया है ना, इसका कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन परिमाप सेम है। तो आइए हम लोग इसको बना के देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका परिमाप वर्ग का होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना ए लिए, इसका परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। चलिए इसको रखते हैं हम लोग, तो 4 और गुने भुजा रखिए और 2 गुने एल कितने हैं 35 और प्लस बी कितने हैं 15, दोनों को इंक्लूड करिए, 15 और 35 कितने हो जाएंगे 50 और यहाँ पे गुणे 2 और इक्वल में है 4 गुने ए। 4 से कटेगा क्या, तो आप काटेंगे 2 से, ये 2 से 2 टाइम में, ये 2 से काटेंगे 25 टाइम में, यानी जो भुजा निकल के आ गया वो हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया या मीटर आ गया, जो यूनिट है यहाँ पे तो मीटर में है तो 25 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा, वर्ग की भुजा 25 मीटर। देखिए 7500 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 9,075 रुपया हो जाती है। उसी दर से उसी राशि का उसी अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज की दर हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। मूलधन हमारे पास कितना है 7,500 है, मिश्रधन कितना है 9,075 है, दर भी दिया हुआ हमारे पास 10, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साधारण ब्याज निकालना है। चलिए हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं। यहाँ पे निकालेंगे हम लोग ए इक्वल होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपन 100 होता है, अपन एन या टी रखिए समय के लिए यहाँ पे है। तो चलिए ए दिया हुआ है आपके 9,075, पी दिया हुआ है आपके 7,500, 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ 10/100 के पावर एन, एन कितना दिया हुआ तो एन ही तो फाइंड कर लेते हैं हम। जब एन फाइंड कर लेंगे तो हमारा बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकाल लेंगे कि साधारण ब्याज क्या हो। एन निकालने हमें, तो देखिए 9075 और बटे में आ जाएगा 7500, ये आएगा ना। इक्वल में इसे काटेंगे तो कितने 10 टाइम में 10 1 11, 11/10 आ जाएगा कि पावर एन आ जाएगा। क्या हम इसे 10 और 11 के वैल्यू में कर सकते हैं, तो इसे काटिए, इसे काटिएगा ना तो ये कट जाएगा आपके पास 75 से काटिएगा तो 100 टाइम में कटेगा, इसे 75 से काटिएगा तो 1 2 1 टाइम में, यानी कितने आ गए 121 और बटे 100 आ गया। इधर में क्या आ गया 11/10 के पावर एन। क्या हम लोग इसे भी 11 और 10 के रेशियो में लिख सकते हैं ना 121 को, तो आप बताएंगे यस, 11 और बटे 10 का होल स्क्वायर लिखेंगे और इधर भी है 11/10 का पावर एन है, तो 11/10 11/10 कैंसिल, यानी एन का वैल्यू कितना आ गया 2, तो हमारा समय निकल चुका है कितना 2 साल निकल चुका है। तो क्या एस आई नहीं निकाल देंगे, एस आई इक्वल होता है पी इंटू आर इंटू टी अपन 100, तो रखिए प्रिंसिपल कितने हैं 7500 रुपया और गुने रेट कितना है 10, टाइम कितना है 2 साल और बटे लिखेंगे 100। चलिए इसे काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 75 दूने कितने होते हैं 150 और 1 जीरो होते हैं 1 जीरो, यानी कितने आ गया हमारा ब्याज जो आ गया वो आ गया 1500 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए कह रहा है कि उस गोलाकार सेल का आयतन ज्ञात करें जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पे हम अभी जस्ट गोले के आयतन के लिए हम लोगों ने पढ़ा है क्या है कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बट यहाँ पे क्या दे दिया है एक आंतरिक और एक बाह्य दिया है, तो उसके लिए आपको 4/3 पाई और कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब रखने हैं। तो 4/3 रहेंगे और पाई का देख रहे हैं ना, पाई सभी में दिया हुआ है तो पाई का वैल्यू नहीं रखना, आपको पाई का पाई रखना है। पहला सबसे बड़ा वाला को लिख लीजिए 3 का क्यूब और माइनस हो जाएगा 2 का क्यूब, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई और देखिए 3 का करिएगा तो 27 हो जाएंगे और 2 का करिएगा तो 8 हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो, है ना। तो अब 27 में से 8 घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे 19। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/3 पाई तो रहेगा और यहाँ पे 19, 19 और 4 में गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 76 पाई अपॉन में 3, तो 76 पाई अपॉन 3 कौन सा है ऑप्शन नंबर, तो आंसर्स बता देंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए उस वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसकी शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। तो आइए हम लोग बना के देखते हैं, उस वर्ग का हमें क्षेत्रफल बताना है। देखिए जैसे कि ये आपका
एक वृत्त हो गया। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है। कह रहा है कि जिसकी शीर्ष 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। 5 सेंटीमीटर, सपोज करिए ये हमारा क्या है, सेंटर है। सेंटर से ये त्रिज्या कितनी है, 5 है। ओके ना। तो जब त्रिज्या 5 है तो टोटल ये व्यास कितने हो जाएंगे, व्यास आप बता दीजिएगा कि व्यास 10 हो जाएगा। तो मतलब इसका डायगोनल, मतलब कि इसका विकर्ण दे रखा है, विकर्ण कितना तो आप बता देंगे 10 हो जाएगा, होगा ना। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास विकर्ण होता है तो क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे तो वर्ग का क्षेत्रफल आप बता दीजिएगा क्या होगा यहाँ पे, कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एरिया, वो क्या होगा कि 1/2 और होगा विकर्ण का होल स्क्वायर, है ना, विकर्ण का होल स्क्वायर, डायगोनल का होल स्क्वायर। तो 1/2 और डायगोनल कितना आ गया हमारा 10, 10 का होल स्क्वायर कर दीजिए। 1/2 और गुने हो जाएगा 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, यानी हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बन जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन से आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन है क्या कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 9y² प्लस 4z² इक्वल दिया हुआ 12 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 2z माइनस 88 है तो x माइनस 3y प्लस जेड का मान क्या होगा, ये हमें बता देना है। चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं क्या होगा। तो a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, मतलब ये कहने का मतलब कि हमने यहाँ पे जो बताया a² प्लस b² उसका यहाँ पे हम सपोज कर रहे थे ये वैल्यू दिया हुआ। चलिए इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले तो जो क्वेश्चन है वो हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए तो पहले हम लोग ये इक्वेशंस लिख लेंगे जो भी हमारे पास दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन से ये लिखा, ओके, ये माइनस में 88 है। चलिए ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब इसे सॉल्व जो करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि ये एक्स स्क्वायर और प्लस 9y² प्लस 9y² प्लस 4z है इक्वल में, अब 12 में इसे जो ब्रैकेट में है इसे मल्टीपल कर देते हैं हम लोग। तो कितने हो जाएंगे, ये 12x हो जाएगा, माइनस में है 24y हो जाएगा, और प्लस में है 24z हो जाएगा, और माइनस में 88 रहेगा ना। तो चलिए इससे आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आगे कैलकुलेट करेंगे। ये 88 को हम लोग और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, तो 88 को आप बताएंगे यस। 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का होल स्क्वायर तो 36, और प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16, और प्लस हो जाएंगे 6 का होल स्क्वायर 36 स्क्वायर है यहाँ पे। तो इसको इंक्लूड करिएगा ना दोस्त, तो इसके कितने आ जाएंगे आपके 88 आ जाएंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमने रखा क्या, एक्स स्क्वायर और प्लस ये हम रखते हैं 2 इंटू एक्स इंटू यहाँ पे 6 रखेंगे। ओके, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास 6 का होल स्क्वायर, ये हमने ब्रैकेट में डाला। प्लस में लिखेंगे यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर, प्लस में 3y का होल स्क्वायर, प्लस में लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 3y इंटू 4, और प्लस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और प्लस लिखेंगे हम लोग क्या, प्लस हो जाएगा हमारे पास 2z का होल स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 इंटू 2z इंटू हो जाएगा 6, और प्लस हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर इक्वल क्या रखेंगे, 0 रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो कितने आएंगे, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 3y, और प्लस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल 0 होंगे। अब यहाँ से x माइनस 6 वाले निकालिएगा तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो माइनस में आ जाएगा y की वैल्यू, माइनस में 4/3 आ जाएगा, और यहाँ पे z का वैल्यू निकालिएगा तो ये 2 से कटेगा, मतलब 3 आ जाएगा z का वैल्यू। तो आपने देखा कि x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, y का वैल्यू माइनस में 4/3 और z का वैल्यू 3 आ गया। तो वो कौन सा फुलफिल कर रहा है, तो राइट आंसर हमें क्या बताना है, ये जो x और y और z का वैल्यू है सभी को इसमें रख के हमें बताना है कौन सी आंसर आएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है 6, और माइनस y का वैल्यू 3 इंटू आया है माइनस 4/3 आया है, प्लस में z का वैल्यू कितना आ गया है, तो 3 यहाँ पे आ गया है। चलिए इसे 3 से काटेंगे तो ये माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि 8000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 सहित 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर हमें बता देना है कि कितना होगा।
तो देखिए इसके लिए अंतर हमें बताना होगा, तो इसका फार्मूला होता है कि वो हमें याद होगा तो बहुत ही आसानी से बना पाएगा। डिफरेंस इक्वल होता है P इंटू आर अपन 100 का होल स्क्वायर होता है, जब समय 2 साल हो तब। लेकिन यहाँ तो समय कुछ और दे दिया है, 2 सही 2/5 दे दिया है, तो इसके लिए आपको विथ फार्मूला ही चलने होंगे। ओके ना, तो आइए विथ फार्मूला हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो कैसे बनाएंगे। हमारे पास मूलधन दिया हुआ 8,000, समय दिया है 2 सही 2/5। समय को हम लोग लिख सकते हैं 2 सही 2/5 को हम लोग लिखेंगे 5 9 10 और 12/5 हो जाएंगे। इससे इसे गुणा करिएगा और ये इन प्लस कर दीजिएगा, तो ये 10 और 2 12/5 आ गए। ये तो हमारा समय है। रेट भी हमारा दिया हुआ 10%। प्रिंसिपल दिया हुआ हमारे पास 8,000 रुपया। चलिए हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं। पहले तो साधारण ब्याज निकाल लीजिए। साधारण ब्याज होगा पी मतलब 8,000, आर मतलब 10, टाइम मतलब 12 और बट्टे हो जाएंगे 5 और गुन्ने हो जाएगा 100 जो होता है। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 5 से काटेंगे 2 टाइम में, यानी कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास, गुणा कर दीजिएगा 80 दूने हो जाएगा 160, 160 में फिर 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे कितने, तो 1920 आ जाएगा। क्या आ गया 1920 हमारा, ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज आ चुका है। अब हमें निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू होता है यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 होता है, के पावर हम रखेंगे n या t, है ना, और इंटू में रखेंगे 1 प्लस आर अपॉन 100, है ना, और माइनस में 1। ये क्यों रखे हैं, बिकॉज ये जो हमारा टाइम जो है ना दोस्तों फ्रैक्शंस में दिया है, इस कारण ये फार्मूला आपको यूज करने होंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 8,000 है, 8,000 रखिएगा, है ना। 1 प्लस रेट कितना है 10, तो यहाँ पे सपोज करिए 10 रखते हैं, इसे काटें तो 10 और 1 11 आ जाएंगे। 11/10 और स्क्वायर में हो जाएगा। बस कितना आ चुका है, ये 11/10 का होल स्क्वायर आ चुका है। और यहाँ पे हमें इंटू है कितना, तो 1 प्लस ये जो हमारा रेट है, जो हमारा रेट है वो कितना है, तो आपने देखा है ये कितना है, रेट 10 है, इंटू 2/5 रखेंगे और अपन में 100 है, माइनस में 1, यही ना था हम लोग का। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो 8,000 ही रह जाएंगे, इधर करिएगा तो 121 और बट्टे 100 होंगे, इंटू इसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये काटिएगा 5 से कटेंगे 2 टाइम में, ये 4 आ गए, 4 से काटेंगे 25 टाइम में कटेंगे, है ना। तो ये 25 टाइम में, 25 और 1 26, यानी हो जाएंगे 26 और बट्टे 25 और माइनस में है 1। चलिए इसे कैलकुलेट करिएगा तो कितने हो जाएंगे, 8,000 तो रहेंगे ही। अब ये बड़ा कर लेते हैं हम लोग, तो कितने हो जाएंगे इसमें, सीधे से हम यहाँ 2500 हो जाएगा, है ना। इसे क्योंकि और तो छोटा कर नहीं सकते हम लोग, ये 2500 में से इतना घटा लीजिएगा, एलसीएम सीधे ले लेंगे हम लोग 25 और डबल जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। इसका एलसीएम ले लीजिएगा और उसमें से घटाइएगा 2500, ये गुणा करना पड़ेगा पहले 121 और गुने 26, जो भी आएगा उसमें से 2500 घटा दीजिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 646 आ जाएंगे, है ना। तो 646 और गुने 8,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और भी कटेगा तो काटिए इसको, 5 से काटिए तो 5 से 16 टाइम में कटेगा, 5 से 5 टाइम में कटेगा। अब तो कटेगा नहीं, तो हमारे पास आ गए 16 गुने 646 और बटे यहाँ पे आ चुके हैं नीचे में कितने, तो हमने इसके काटा था 5 से, है ना, तो कितने आ गए। चलिए इसे फिर डिवाइड करते हैं, तो आपके पास डेसिमल में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे कितने, तो टोटल आ जाएंगे 2067.20 आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए हम लोग का जो साधारण ब्याज था वो कितना था, तो 1800, आप बता देंगे 90 था, 1990 था ना, 1920 था हम लोग का। जस्ट इसमें से घटा लीजिए, 20 तो रहेगा ही डेसिमल में, ये घटाएंगे तो ये आपके पास 147 आ जाएंगे 20। देखिए 147.20 है क्या ऑप्शन नंबर, तो आप बताएंगे यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। देखिए ऑप्शन क्या है कि 1 रेडियन का डिग्री में माप पाई का वैल्यू 22/7 मानकर कितना होगा, ये हमें बता देना है। तो 1 रेडियन में डिग्री का माप कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, क्या हो जाएगा, इसमें पाई का वैल्यू, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें बताना है 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 1 रेडियन बराबर आप बता देंगे 180 और बटे पाई हो जाएगा 180 बटे पाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 और बटे पाई का वैल्यू होता है 22 और ऊपर में चला जाएगा 7, इसे काटेंगे 2 से, तो 11 टाइम में, 2 से 90 टाइम में, तो 9 और 7 में गुणा करेंगे तो 63 और 0 का 0 अपॉन 11। इसे हम लिखेंगे तो कितने लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि 57 सही हो जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 3/11 आ जाएगा, ये हमारा डिग्री में आएगा। ओके, ये जो हमारे पास डिग्री में आया मल्टीप्लाई बाई 60 करना है, बिकॉज हमें बताना है इसे
डिग्री में बताना है, डिग्री मिनट और सेकंड में चाहिए। तो ये 60 से हम मल्टीपल कर देंगे इसमें, तो 60 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 60 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 57, 57 यहाँ पे आ जाएगा 180 और अपन में रहेगा यहाँ पे 11, है ना। फिर इंटू हमें 60 करना है क्योंकि मिनट अब सेकंड में हमें बताना है। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास 57, है ना, 57 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 16 मिनट हो जाएगा और ये हो जाएगा 22 सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास सेकंड के लिए दो सिंबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी फुलफिल कर रहा है ना। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न आता है कि एक मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, कितना है, तो 200√3 मीटर है। इसके बाद बिंदु से जो है 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं कि कितना उन्नयन कोण हो जाएगा। यहाँ पे पहले तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे जो यहाँ पे है हमारे पास। तो एक समकोण त्रिभुज में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमने ए नाम रखा है, इसका बी और इसका सी। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 200 मीटर दिया हुआ है यहाँ से तो यहाँ तक, और इसका भी दिया हुआ है 200 और √3 दिया हुआ है। तो हमें इसका वैल्यू बता देना है कितना होगा। तो आपके पास दिया हुआ है क्या क्या, परपेंडिकुलर आपके पास बेस, तो आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो वो किस में होता है आप बता देंगे। हमें डिग्री फाइंड करने हैं तो tan हम लोग रखेंगे यहाँ पे, tan थीटा इक्वल हो जाएगा p/b। p कितना है अभी जस्ट हमने लिखा, p मतलब परपेंडिकुलर 200/√3 और 200 हो जाएंगे, इससे ये काटेगा तो अब बताएंगे tan थीटा इक्वल हो जाएगा क्या कि √3। √3 किसके बराबर होता है tan थीटा में, तो आप बताएंगे कि tan 60 का वैल्यू होता है और इधर में है हमारे पास tan थीटा। तो अब tan और tan कैंसिल, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो आंसर हमारा कौन सा फुलफिल हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये और ये बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है कि वो क्या होगा। तो आइए हम लोग उस समीकरण को निकालते हैं, क्या निकलेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि दो बिंदु हमारे पास है ना, एक है ए और एक है बी। हमने ए मान लिया और यहाँ पे बी। ए का वैल्यू दिया हुआ -2 और 5 दिया हुआ है, बी का कितना दिया हुआ है तो 1 और 3 दिया हुआ है। ओके, इसे हम लोग लिख लेते हैं x1 और y1 डालते हैं, इसको हमने डाला x2 और y2 डाल दिया। अब ओके, अब यहाँ पे दोनों बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम लोग बता देंगे क्या कि y और माइनस हो जाएगा y1, है ना। तो यहाँ पे निकालिएगा y और -y1 को लिखेंगे हम लोग y2 और -y1 अपॉन हो जाएगा आपके पास क्या x2 और माइनस हो जाएगा x1 और इंटू लिखेंगे यहाँ पे क्या x में से हम लोग x1 को घटा देंगे। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं y2 क्या है आपके पास, देखिए y1 तो हमारे पास दिया हुआ है कितना, तो आप लिखिएगा 5। तो यहाँ पे तो लिखेंगे y नहीं हमारे पास और y1 है 5, इक्वल में y2 कितनी है तो y2 आपके पास 3 है, y1 कितने है 5 है, अपॉन में x2 कितने है तो x2 1 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका x1 होगा, होगा ना। ठीक है, एक और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई में रखेंगे x1, तो x है नहीं माइनस x1 है ना, तो x1 कितना है हमारे पास -2 मतलब +2 हो जाएगा आपका। ठीक, आगे इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, आप बता दीजिएगा कि यहाँ पे 5 में से 3 घटाइएगा तो 2, वो भी कैसा आएगा तो माइनस में आएगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे क्या कि y -5 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे -2/3 और ये लिखेंगे हम लोग x + 2 हो जाएगा, इतना तो लिखेंगे। इसे अब क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो 3y और माइनस में हो जाएगा 15 इक्वल लिखेंगे -2x और माइनस में 4 होगा। यहाँ पे लिखिए ये हमारे पास 2x है, इधर आ जाएगा तो प्लस में 2x बन जाएगा और प्लस में 3y इक्वल कितने हो जाएंगे 11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 4 है, ये भी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 11 आ गया। मतलब वो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा 2x और प्लस 3y और माइनस में आ जाएगा 11 = 0। तो ये कौन सा फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन नंबर बता दीजिएगा, ये आप बी करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, कह रहा है यदि 5 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के अंतःकोण 2:3:3:5:5 है तो सबसे छोटी कौन, सबसे छोटी वाली यही है 2x, 2 वाला है। तो चलिए पहले सभी को इंक्लूड करते हैं, सभी को जोड़ेंगे तो कितने हो जाए 5 5 10 6 16 16 2 18 हो जा रहे हैं। 18 बराबर हम लोग किसके लिखेंगे तो 540 के बराबर, है ना। यहाँ पे सीधे से लिखिए क्या हो जाएंगे आपके पास
देखिए अंतःकोण के लिए निकालना था, अंतःकोण के लिए फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, हमने 540 तो रखेंगे बट अंतःकोण यहाँ पे होता है 2n और माइनस होता है 4 इंटू होता है 90 डिग्री, ये होता है हमारा अंतःकोण। ठीक है, यहाँ पे रखिए। तो n की वैल्यू कितनी है हमारी, सबसे छोटे वाले के लिए निकालना है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे अंतःकोण, ये बहुभुज कैसा है, पंचभुज है, तो 2 इंटू 5 और माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। ये पहले हमारा डिग्री निकलेगा कि पंचभुज में कितना डिग्री है, तो 10 में से 4 घटाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 गुने 9 करेंगे तो 54 आएगा और एक जीरो तो एक जीरो, मतलब 540 डिग्री वाला है। ये 540 डिग्री को हम लोग सभी को इंक्लूड कर रहे हैं, तो कितने आ जा रहे हैं हमारे पास, 18 एक्स आ रहा है, बराबर 540 रखेंगे, है ना। अब 18 से इसको काटिएगा तो कितने टाइम्स में कटेगा, 3 टाइम में, यानी एक जीरो आएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारा 30 आ गया, सबसे छोटा वाला यही ना है, तो 30 दूना कितने हो जाएंगे 60, यानी ऑप्शन नंबर क्या बता दीजिएगा, राइट आंसर सी दिख रही है हम लोग के 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समीकरण ये है, इसका हमें में चर x का मान बता देना है कि क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग गुणा करके देख लेते हैं, पहले ये समीकरण जो है देखिए यहीं पे हम बता देते हैं, इसमें गुणा करिए तो 15x रहेगा, ओके ना, 15x रहेगा। देखिए आगे हम लोग यहीं पे सॉल्यूशन करते हैं, 3 इंटू 5x और प्लस है 2 हमारे पास, माइनस में 4 इक्वल लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस 4x है हमारे पास। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 5 और 3 में करेंगे तो 15x आ जाएगा और प्लस में 6 माइनस में 4 इक्वल हो जाएगा 2 और माइनस में हो जाएगा 8x, होंगे ना। चलिए ये भी यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, इधर बुला लेंगे तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे, तो 15 8 आप बता दीजिएगा, 23x हो जाएगा। अब देखिए ये आपके पास प्लस माइनस, तो घटाइएगा तो 2 प्लस में रहेगा और उधर जाएगा तो माइनस में, तो कितने हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे सीधे लिखे, पहले से ये 2 है, ये चल जाएगा इधर प्लस में 4 और ये प्लस में है तो माइनस में 6, ये दोनों को जोड़ेंगे प्लस में 6 और माइनस में 6, मतलब कट जाएगा 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और बटे ये 23 चला जाएगा, मतलब सीधे आप बता देंगे कि 0 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया, तो आंसर क्या दिख रहा है, एक्स का चर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, तो आंसर नंबर डी करेक्ट बताइएगा। इनमें से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, वो कौन सा बिंदु है जो एक्स अक्ष पे स्थित है, तो देखिए एक्स अक्ष पे स्थित कहने का मतलब है कि 2 और 3, देखिए हम यहाँ पे पहला ऑप्शन से लेके बता देते हैं, ये हमने डाल दिया, ये है एक्स, ये है एक्स डैश, ये है वाई और ये है वाई डैश, है ना। अब देखिए कह रहा एक्स, पहला देखिए ऑप्शन पहला क्या है हमारा, 2 और 3 है, तो चलिए 2 कह रहा प्लस में, तो 2 इधर रहेगा और 3 प्लस में भी, ये भी इधर, तो क्या ये एक्स अक्ष पे है, नहीं है, ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ अलग अलग है ना, तो ये तो होंगे नहीं हमारे। ऑप्शन क्या है हमारा, 2, 2 सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पे रखा, पहले एक्स रखते फिर 0 कह रहा है 0, मतलब ये ओरिजिन पे रहेगा, तो आपने देखा ये किस पे है, ये एक्स से अक्ष पे रह गया, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी ही करेक्ट हो गया, है ना। यहाँ पे क्या आ गया, हमें एक्स अक्ष वाले ही बताने थे, तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि दो संख्याओं का लघुत्तम समपवर्तक 126 है, उनका महत्तम समपवर्तक 2 है, एक संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या बताना है। देखिए इसका फॉर्मूला यदि पता होगा तो बहुत ही आप आसानी से बता पाएंगे, वो होता है एलसीएम इंटू होता है एचसीएफ, इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देखिए तो हमारा एलसीएम कितना दिया हुआ है 126, एचसीएफ 2 दिया हुआ है, पहला नंबर 18 है, दूसरा हमें फाइंड करना है कि दूसरा नंबर क्या आएगा, तो आइए दूसरा नंबर हम लोग पता करते हैं क्या होगा। तो ये देखिए 18 गुना में जो इधर भाग में आ जाएगा, लिखिए 126 गुणे 2 और बटे में 18 आएगा, इसे हम लोग काटते हैं 2 से 9 टाइम में कटेगा, और 9 से काटिए इसे कितने, तो 1 और 4 टाइम में 14 टाइम में, यानी हमारा दूसरा जो संख्या आ गया वो कितना आ गया, 14 आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिख रही है, तो करेक्ट हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी नंबर। देखिए अगला जो सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 3 साइंस की है। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछे गए हैं, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है, तो आंसर बता देंगे, यह उत्तरदायी है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले अल्ट्रा वायलेट विकिरणों में वृद्धि के लिए, है ना, तो आंसर हम लोग का करेक्ट ए बन जाएगा। देखिए मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का हमें चयन करना है। गलत विकल्प कौन है, देखिए आते हैं, कोशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती हैं, बात तो सत्य है। लसिका को ऊतक द्रव भी कहते हैं, हाँ राइट है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं, राइट है, यानी ऑप्शन एक ही बच गया, वो डी होना चाहिए। देखिए उच्च रक्त जो है शिराओं के संकुचन में के कारण बनते हैं, बिल्कुल नहीं बनता है दोस्तों, तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट बन जाएगा। देखिए
एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उसके 60 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब जो है निर्मित होता है। तो वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में हमें बताना है कि कितना हो जाएगा। देखिए आपके पास एफ दिया हुआ है, माइनस में आएगा 20 सेंटीमीटर, है ना, और आपके पास भी मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है 60 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम यहाँ से u का डिस्टेंस नहीं फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे u का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। कैसे? तो देखिए 1/v और प्लस होता है 1/u इक्वल 1/f बताइएगा ना। तो यहाँ पे लिखिए 1/u तो हमें नहीं पता है, तो हम जस्ट ये f के पास भेजेंगे इसे, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 1/v हो जाएगा। चलिए f का वैल्यू कितना है 1/20 में से घटा यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर लेंगे 1/60 को, तो कितनी आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है ना, तो इसमें से घटाइएगा तो एलसीएम तो 60 रहेगा ही रहेगा। ये 3 में से 1 घटाइएगा तो कितने 2 हो जाएगा, माइनस में 2 को काटिएगा तो 30 आ जाएगा। और 30 कैसा आएगा, तो वो भी निगेटिव में आता है यू का वैल्यू। तो आंसर्स हमारे क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएंगे आपके, माइनस में 30 सेंटीमीटर आएगा। और यहाँ पे जो है ये आपका जो है फोकस दूरी 20 होगा, यहाँ पे 60 नहीं होगा। यदि 60 आएगा तो ये ऐसा आंसर आएंगे ही नहीं आपके। 60 होगा तब देखिए क्या हो जाएगा। 60 यदि हमारे पास दिया है तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सीधे 1/v प्लस रखेंगे 1/u इक्वल 1/f, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग f कितना 60 है तो ये 60 रखेंगे, v कितना है ये भी हमारा 60 है, 60 रखेंगे, उधर जाके घट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप घटाएंगे तो ये 1/60 और ये हमारे पास ऑलरेडी माइनस में है ही, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो सीधे प्लस भी रख सकते हैं आप। तो इसे ये बनाइए 60 एलसीएम हो जाएगा 112 होगा, इसे फिर भी काटेंगे तो हमारा वही आएगा। यानी आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर डी आ जाएंगे आपके। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, आगे क्वेश्चन है क्या कि मानो नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं, बताइए क्यों स्थित होते हैं। तो आंसर्स बता दीजिएगा। क्योंकि यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर में से दो दो या फिर 3 डिग्री निम्न ताप बनाए रखने में मदद करते हैं, इस कारण। तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट बन जाएगा, है ना। आगे देखिएगा कह रहा है क्या कि फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होती है, किस पे नहीं होता है, तो आप बताएंगे पशु आहार पर लागत बहुत कम होता है। आंसर सी बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है, बताइए कौन है। तो आंसर बताएंगे राल और गोंद है, राल और गोंद, आंसर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, कौन होता है बताइए, संकुचनशील रसधानी, आंसर ए बताएंगे संकुचनशील रसधानी। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई बताइएगा, क्या होगा प्रतिरोधकता का एसआई इकाई, तो ओम मीटर होगा, आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी ओम मीटर होगा। अमीबा में भोजन का पाचन होता है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है, किससे होता है बताएंगे, तो आंसर बता देंगे ये होता है खाद्य रिक्तिका में होता है, आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा। अमीबा में जो प्रचलन क्रिया जो है कूटपाद द्वारा होता है, इसमें श्वसन विसरण के द्वारा होता है ना। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। कह रहा है क्या आगे, किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे, कितने जोड़े जाएंगे, तो आंसर बताएंगे 2 जोड़े जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश समूह और डैश आवर्त होते हैं, तो कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं बताइएगा, तो आंसर बता देंगे इसमें टोटल 18 समूह और 7 वो आवर्त होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। आगे कह रहा है कि कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है, बताइए किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन के किस रूप का उपयोग जो है शुष्क स्नेहक के रूप में करते हैं, तो आंसर बता देंगे ग्रेफाइट, ऑप्शन डी होंगे। रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है, किस स्थान पर किया जाता है, तो आंसर बताएंगे तीर के ऊपर या तीर के नीचे की जाती है, आंसर ए करेक्ट बताएंगे। कह रहा है किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा
क्या होगा बताइए निर्मित प्रतिबिंब? तो आप बताएंगे आभासी और सीधा होगा। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम घटित होता है? कौन सा घटनाक्रम घटित होता है? तो आंसर बताएंगे निस्पंदन, पुनः अवशोषण और शत्रावशन। शत्रावण आंसर क्या बताएंगे? अस्त्रावण। आंसर ए बनेगा निस्पंदन, पुनः अवशोषण और अस्रावन। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या? आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर डैश और ऊपर से नीचे जाने पर डैश होता है। बताइएगा क्या होते हैं? तो आंसर बता देंगे क्या कि जब बाएं से दाएं जाता है तो घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो आंसर हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल के द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है। क्या होता है बताइए? तो आंसर बताएंगे 2 मिनट पहले होता है। आंसर डी करेक्ट बता देंगे। वाष्पोत्सर्जन है ना, वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? किस पर नहीं होता है? तो आंसर बताएंगे अंतःकोशिकीय अंतरालों पे नहीं होता है। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है? कितना करता है? तो आंसर बताएंगे लगभग 1 से 1.5 लीटर करता है। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है? बताइए कौन सा है वो रोग? उस रोग का नाम है एड्स, जो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। तो आंसर सी करेक्ट बता देंगे। और बाद बाकी सभी ये किससे है? तो जीवाणु से होने वाले रोग है। देखिए अगला सेक्शन जो 4 नंबर आता है सोशल स्टडीज का। देखिए इसमें क्या पूछे गए हैं क्वेश्चन? सोशल स्टडीज में है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 74 के 1 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा। 74 के 1 में बताया गया। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या? अशोक तर्क सिद्ध, अशोक जो है तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे? किनके पोते थे? तो आंसर बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। आंसर ए करेक्ट होंगे। इनमें से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया गया था? कब किया गया था बताइएगा ऋणात्मक? तो आंसर बताएंगे 1911 से 1921 में ऋणात्मक दर्ज किया गया था। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइका नृत्य बताइएगा। तो पाइका नृत्य ओडिशा से है। आंसर ए करेक्ट बता देंगे। भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। तो आंसर बताएंगे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? कितने समय होते हैं बताइएगा? तो आप आंसर बता देंगे। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएंगे करेक्ट आंसर सी, 29 दिन से थोड़ा अधिक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया? भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी? बताइए कब हुई थी? तो आंसर बताएंगे 1957 से 1958 में हुई थी भीमबेटका की गुफा की खोज। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। और इसका खोज का श्रेय जो जाता है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर को दिया जाता है और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करती है? वो कौन सा दर्रा है? तो आंसर बताएंगे दिफू दर्रा है। आंसर ए करेक्ट बताएंगे दिफू दर्रा है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ना। आगे क्वेश्चन क्या है कि एजार कप, एजार कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? एजार कप किस से संबंधित है? तो आंसर बताएंगे पोलो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। पोलो खेल परिसर की फील्ड कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव सेफी केफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? ये पूर्व जो महासचिव जो है केफी अन्नान क्या चीज के? संयुक्त राष्ट्र संघ के। यह किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो आंसर बताएंगे यह है घाना देश के। आंसर डी करेक्ट बताइएगा।
भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। तो आंसर क्या बता देंगे? ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त 1947 को। देखिए क्वेश्चन है 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? कितने सदस्य शामिल थे दोस्तों? तो आंसर बता देंगे, इसमें 3 सदस्य शामिल थे। आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दिएगा। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? बताइए कौन से पुस्तक में लिखे हैं? तो आंसर बता देंगे, हिंद स्वराज में लिखे हैं। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश समय का पश्चांतराल है। कितने समय का अंतराल है? तो आंसर बताएंगे 2 घंटे का अंतराल है। आंसर ए करेक्ट बताइएगा, कितने घंटे का है? 2 घंटे का अंतराल है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था? तो आंसर बताएंगे 1950 में किया गया था। राइट आंसर डी करेक्ट बताइएगा। निम्नलिखित में से किस वन को जो है मानसून वन के नाम से जाना जाता है? किस वन को जानते हैं? तो आंसर बताएंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को हम लोग मानसून वन के नाम से जानते हैं। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर बता देंगे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। तो 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, यानी यूएन डे 1945 में स्थापना हुआ था। 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। तो 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए आगे, डैश अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस कीमत पर बेचना है, इसका निर्णय बाजार द्वारा निजी उद्यमों द्वारा लिया जाता है, जिसमें राज्य की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। तो बताइए डैश अर्थव्यवस्था के अंतर्गत? तो आंसर बता देंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लिया जाता है ये सब निर्णय। तो आंसर क्या बनाएंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह त्रिज्या के संदर्भ में सबसे छोटा और बौना ग्रह है? वो कौन सा ग्रह है बताइएगा? तो उस ग्रह का नाम है सेरस। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेरस। सेरस ग्रह की खोज जो है इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था, है ना। आगे क्वेश्चन है क्या कि मंदिर वास्तुकला की वह शैली है जो उत्तर भारत में लोकप्रिय हुई, क्या कहलाती है? उत्तर भारत के लिए बताना है दोस्तों। तो वो क्या कहलाती है? उत्तर भारत में नागर शैली कहलाती है। और द्रविड़ शैली पूछा जाए तो दक्षिण में कहलाती है। तो आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5 जनरल इंग्लिश का है। देखिए क्वेश्चन है सिलेक्ट द वर्ड इन अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्या है हमारे पास? तो हमारे पास है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एडवर्सिटी का मतलब होता है यहाँ पे विपत्ति, है ना, प्रतिकूलता, मतलब दुर्भाग्य सीधे से कह सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होंगे, राइट आंसर सी होगा, फॉर्चून होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा, है ना। फॉर्चून का मतलब क्या होता है? सौभाग्य होता है ना। इसका जस्ट दुर्भाग्य, तो इसका सौभाग्य। तो आंसर सी करेक्ट बताएंगे। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? कीन। कीन का हमें साइनोनिम बताना है। क्या होगा? कीन मतलब होता क्या? पहले उत्सुक होता है। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? इंथेसेस्टिक। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। इंथेसेस्टिक मतलब भी होता है क्या है? तो उत्सव होता है ना। आंसर यहाँ पे क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्साही। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन है इसमें इनकरेक्टली? देखेंगे तो इनकरेक्टली इसमें स्पेल्ड वर्ड जो है आपका पहला ही है, एसेस। एसेस का स्पेलिंग फिर होता है क्या है दोस्तों? तो ए डबल सी तो होता है, ई डबल एस होता है दोस्तों, डबल एस होता है। ए डबल सी ई डबल एस होता है, एशेष होता है ना। तो आंसर यहाँ पे हम लोग का पहला ही मिल गया। एशेष मतलब होता है पहुंच। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट को लोकेटिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है हमारे पास? आई लिस्टेंड टू हिम विथ डैश अटेंशन। तो बताइए यहाँ पे क्या फुलफिल होंगे? जैसे कि मैंने उसकी बात जो है कैसे सुनी, ध्यान पूर्वक सुनी ना। तो आंसर यहाँ पे क्या बताएंगे? रैप्ट हो जाएगा, है ना। कैसा सुनी है? तो ध्यान पूर्वक सुनी है। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस।
तो आइए देखते हैं हम लोग नरेशन क्या है। कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि काव्या सेड टू हर हस्बैंड, काव्या ने उसके हस्बैंड से कहा आई डोंट माइंड बीइंग अ बिजी वुमेन। कहने का क्या तात्पर्य है कि काव्या ने अपने पति से कहा कि मुझे एक व्यस्त महिला होने से कोई परेशानी नहीं है। तो बताइएगा इसका क्या बताएंगे, तो आंसर बताइएगा इसका क्या कि काव्या टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी डिड नॉट माइंड बीइंग अ बिजी वुमेन। आंसर्स डी करेक्ट बता देंगे। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है, दे हायर्ड हर टू इंक्रीज सेल्स बट हर स्ट्रेटजीज फेल्ड टू डैश। बताइएगा क्या होगा यहाँ पे। कहने का क्या तात्पर्य है कि दे मतलब उन्होंने बिक्री बढ़ाने के लिए जो उसे काम पर रखा है, लेकिन उसकी रणनीति क्या है, आगे बढ़ने में क्या हो रही है, फेल कर रही है, विफल कर रही है। तो आंसर्स क्या फुलफिल करेंगे यहाँ पे, आंसर बनेंगे मूव द नीडल्स। यहाँ पे डी करेक्ट होंगे, मूव द नीडल। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है, शार्प एंड डायरेक्ट। शार्प एंड डायरेक्ट मतलब बताइए क्या हो जाएगा, शार्प एंड डायरेक्ट मतलब कड़वा, है ना। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अकार्बिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आगे है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है, इफ द रोड हैड नॉट बीन आईसी वी डैश एन एक्सीडेंट। कहने का मतलब है कि यदि सड़क बर्फीली न होती तो हमारे साथ क्या होता, कोई भी दुर्घटना नहीं होता। तो आंसर्स क्या बता देंगे, ऑप्शंस ऑप्शंस बताएंगे वुड नॉट हैव हैड, नहीं होता वो घटना, है ना। आंसर्स बी करेक्ट बताइएगा। देखिए सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम पैसिव वॉइस फ्रॉम फॉर द गिवन सेंटेंस। क्या है कि राशि वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, है ना। राशि क्या करती है, तो राशि अपने पति को पत्र लिख रही थी। तो बताइए इसका क्या बनाएंगे वॉइस हम लोग, वॉइस इसका बना दीजिएगा क्या कि अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राशि टू हर हस्बैंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग अ पार्टिकुलर शेप। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि एक विशेष आकार वाले तारा का समूह, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे कहते हैं हम लोग कॉन्सल्टेशन, है ना। क्या कहते हैं उसे, कंसल्टेशन मतलब नक्षत्र या फिर तारों का समूह कहते हैं। आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। आके देखिए डिड रानी कॉल यू, है ना, डिड रानी कॉल यू। तो आंसर्स क्या बताएंगे इसका बताइएगा। ये हमारा एक्टिव है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव क्या बनाएंगे, पैसिव इसका बन जाएगा हम लोग का क्या कि वेयर यू कॉल्ड बाय रानी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। देखिए आगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द कोलोकेशन। देखिए क्या है हमारे पास, ऑलवेज बी इन डैश विथ योर नियर एंड डियर वंस एज लाइफ इन अनसर्टेन एंड फ्रेजिल। बताइए इसका मतलब पहले हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। कहने का तात्पर्य है क्या कि हमेशा अपने जो है प्रियजनों के साथ संपर्क में रहे, क्योंकि जीवन क्या है, अनिश्चित और नाजुक है, कभी भी जा सकती है। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, टच। यहाँ पे क्या होंगे, TOUCH। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीट द कोलोकेशंस। क्या कह रहा है कि अक्षय ऑलवेज गिव्स डैश टू जोहान जोहाना फॉर हिज सक्सेस। देखिए ये क्या कह रहा है, अक्षय हमेशा क्या कहता है कि अपनी सफलता का जो है दोष किसको देता है, तो वो दोष दे देता है अपने दोस्त को, है ना। तो आंसर्स क्या बताएंगे, ब्लेम। यहाँ पे दोष दे देता है कि ये सफलता का यही है मेरा राज, है ना। ऑप्शंस डी करेक्ट बताइएगा। देखिएगा सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। क्या कह रहा है, सी सेड दैट सी कुड नॉट बिलीव हिम। उसने कहा कि वह उस पर विश्वास नहीं कर सकती। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बोलेंगे सी सेड आई कैन नॉट बिलीव हिम। आंसर्स डी करेक्ट होंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। तो देखिए ये क्या है हमारे पास, द लाइट्स। क्या है हमारे पास, द लाइट्स लाइटिंग अप द आर्ट वर्क ऑन द वॉल्स ऑफ द म्यूजियम वे आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो बताइएगा इसका क्या यहाँ पे फुलफिल करेंगे। कहने का मतलब है कि रोशनी से जो
रोशनी का संग्रहालय है उस दीवारों पर कलाकृति सुंदर दिखाई देती है, जो मतलब लाइटिंग होती है उसके लिए। तो हम लोग यहाँ पे लाइटिंग अप के लिए क्या यूज करेंगे, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेटिंग यहाँ पे यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएगा। इल्यूमिनेटिंग मतलब भी वही होता है लाइटिंग, है ना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द पेशेंट वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। बताइए क्या होंगे यहाँ पे। कहने का मतलब है कि मरीज को अस्पताल से क्या कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, है ना। तो आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, डिस्चार्ज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट को लोकेशन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है, आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द इल इफेक्ट्स ही सेड ही वुड डैश ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो बताएंगे यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि इसके जो दुष्परिणामों को समझने के बाद उन्होंने कहा कि वह शराब पीना क्या कर देगा, तो छोड़ देगा। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, क्विट कर देगा, उसे छोड़ देगा। आंसर्स डी करेक्ट बताएंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है, टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है, टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है संदेश, संदेह होना, है ना, किसी पे शक होना। तो क्या बताएंगे, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशंस। देखिए क्या दिया है, वी लिव इन अ पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ 120 मिलियन पीपल। यहाँ पे क्या बनेंगे हमारे, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलस होगा, यहाँ पे पॉपुलेटेड नहीं पॉपुलस होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता देंगे यहाँ पे, है ना, मतलब कि अधिक आबादी वाला यहाँ पे लिया गया। देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। बताइए यहाँ पे कौन सा सिंबल का यूज होगा, तो यहाँ पे जो इनक्रेडिबल कहने का मतलब है, यहाँ पे हमें एक्सक्लेमेटरी का सिंबल होगा, है ना। यहाँ पे लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। देखिए आगे क्या है क्वेश्चन। अगला जो सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 6 हम लोग का, और इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। देखिए सेक्शन नंबर 6 में पूछा गया है कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में। कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, एक आदमी है यहाँ पे, ये गर्ल है, ये लड़की ने कहा, यह मेरे पिता, इसके जो पिताजी है, यह मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता के पिता, है ना, मतलब मेरे दादाजी के पिताजी हैं। वह व्यक्ति लड़की से कैसे संबंधित है, तो सीधे से बता देंगे वो क्या है, ग्रैंडफादर है उनके। आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, हमें बताना है इसमें कौन फुलफिल करेगा। चलिए बताते हैं। 17 के बाद 19, आप देख रहे हैं क्या कि 17 में यदि 1 से गुणा करते हैं हम लोग तो 17 और प्लस 2 जोड़ देंगे तो 19। इसमें गुणा करते हैं हम लोग 2 से, 19 दूना कितना 38, 38 और 3 41। यहाँ हमने 2 से गुणा किया प्लस में 3 इंक्रीज किया। ओके, यहाँ पे जस्ट हमने गुणा करना है 3 से और प्लस 4 इंक्रीज, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे 4 से और प्लस 5 इंक्रीज, फिर यहाँ पे करेंगे गुणे 5 से और यहाँ पे 6 इंक्रीज। तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2517 आ जाए, 2517 नहीं 2571 आएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। दिए गए चित्र में कितने वर्गों की संख्या है वो हमें काउंट करने हैं। टोटल वर्गों की संख्या काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2, इसमें एक ये 4 और एक ये 5 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4, ये तो 4 हो गए टोटल, पहले ऐसे आप बना लीजिए, है ना। ये कितने हो गए, ये 4 हो गए, ये 4 दिखे। अब इस 4 में भी फिर इसमें 4 हो गए, फिर इसमें भी 4 हो गए, तो ऐसे आप काउंट कर लेंगे, टोटल आपके पास 15 आ जाएंगे वर्गों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। कह रहा है इसमें क्या, पहले पहले प्रयुक्त हमें बताना है युग्म कौन फुलफिल करेगा। देखिए बी, बी और टी है यहाँ पे, है ना। तो आप देख रहे हैं बी से यहाँ पे 2 भरा है, टी से यहाँ पे भी 2 भरा है, तो 12 2 14, 14 पे एन आता है और 24 के बाद 2 यानी 26 जेड आता है। तो कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट फुलफिल कर दीजिएगा। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग। आपने देखा कि ये कैसे लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिखा गया है, जस्ट इसको हमने 3 वर्ड्सों को अलग अलग किया है ना। और डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डी का बस आई लिखा गया है। तो आपने देखा कि ये 4 और यहाँ से 5 इंक्रीज किया है, 5, तो हम लोग भी यहाँ 3 और ये 3 को हटाइए, यहाँ से 13 और 5 कितना हो जाएगा, तो 18, मतलब हमें बीच में 18 चाहिए। तो 3 और 3 यहाँ पे देखिए, इसमें 3 और 3 ये 17 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। ये 3 और ये 3 ये तो 6 आ रहा है, ये और नहीं होगा। ये 3 और 3 ये 10 हो रहा है, ये भी नहीं है। मतलब सीधे से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या, कि ये हमें 18 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग यहाँ से डी निकाल सकते हैं। सीधे एक ही ऑप्शन से आप निकाल सकते हैं, बाद बाकी आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके इसको आपको बनाने हैं, है ना। यहाँ पे भी वही सेम किया गया है, देखिए इसको, है ना, सेम यहाँ पे भी हम लोग वही बना देंगे इसका।
देखिए यहाँ पे कैसे किया गया है आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने REA लिखा गया है ना, आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो कोई फुल फिल नहीं करा, हम अभी जस्ट दिखा देते हैं। ए के बाद सभी यहाँ पे 5 इंक्रीज किए गए, 5 इंक्रीज करिए F हो जाएंगे, ठीक है। ई के बाद 5 इंक्रीज करिए तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 पे होता है। 18 5 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएगा। ये 3 हुआ ना। डी को भी 5 इंक्रीज किया गया, इसलिए हमने सीधे यहाँ पे जो मिड में बचा है हमारे पास एम बचा है, इसलिए सीधे हमने यहाँ से 5 इंक्रीज करके बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी आया है। फिर आगे भी आएगा ये 3 3, तो इस 3 3 का भी वैसे ही 5 ही इंक्रीज करना है ना। चलिए आगे आगे क्वेश्चन है हम लोग से क्या कि हमें बताना है आगे क्या फुलफिल करने वाला है। देखिए कैट का किटेन तो काऊ का क्या होगा, बता जी क्या होगा। कैट के बच्चे को किटेन बोलते हैं, तो काऊ के बच्चे को काल्फ बोला जाता है। आंसर्स क्या बनेंगे, राइट आंसर्स बी होगा। देखिए इसमें 5 पदों में से 4 किसी तरह समान है, और कौन सा एक इस तरह समूह से नहीं है वो हमें बता देना है। तो कौन नहीं है आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कौन नहीं है वो हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये एक और ई के बीच में 4 का संबंध है, यहाँ भी 4 का संबंध है। 13 और 4 17, 17 और 4 21। यहाँ पे देखिए 11 4 कितने होते हैं, 11 4 15 होते हैं, लेकिन ये तो 14 दिया हुआ है, तो ये अभी हमें डाउटफुल है। आगे देखिए ये 3 4 7, 7 4 11, ये भी फुल है। ये 4 और 12 4 16, 16 4 20, मतलब हमें कौन सा डाउट आया, ऑप्शन नंबर ये देखिए कहाँ पे है, KNS वाला, KNS ऑप्शन नंबर सी है। तो राइट आंसर सी बताइएगा। है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक हमें अध्ययन करना और उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे क्या आने वाली है, देखिए पहले इस दोनों को देखते हैं फुलफिल करके, तब इस तीसरे वाले को हम लोग चलेंगे। 25 और 17 और 6 इंक्लूड करिए तो कितने हो जाएंगे, तो 23 और 25 ऐड करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 48। 48 को यदि हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो कितने 6 आ जाते हैं, ये फुलफिल कर रहा है। फिर इस सभी को इंक्लूड करिए तो 18 8 और 38 को ऐड करेंगे तो 64 आता है। 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 आ जाते हैं। देख रहे हैं ना, ये सभी हमारा इससे आ ही रहा है। तो आइए इस 89 और 16 को ऐड करते हैं। 89 और प्लस 16 को ऐड करेंगे 105 आ रहा है। 105 में कौन ऐसा डिजिट रखेगा जो 8 से डिविजिबल होगा, तो आइए रख के देखते हैं हम लोग। 5 में यदि हम लोग 17 इंक्लूड करते हैं, ऑप्शन वाला 1 उठाते हैं तो कितने हो गए, 7 5 12, एक और एक 2 और एक, क्या 122 8 से डिविजिबल है, तो आप बताएंगे बिल्कुल नहीं, 8 से ये डिविजिबल नहीं है। 19 उठा के देखिए, 19 17 मात्र 2 बढ़ाइए, इसमें 24 आ जाएगा, क्या ये डिविजिबल है, तो आप बताएंगे ये भी नहीं डिविजिबल है। 15 बढ़ा के देखिए तो 15 मतलब कितने घट जाएंगे, इसमें से 4 सीधे घट जाएगा, तो 4 घटा दीजिए, यानी 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 एकम 8 हो जाएंगे, तो बचेगा 4 और 0 8 पे 40, बिल्कुल ये डिविजिबल हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे यहाँ पे, सी ऑप्शन होगा, 15 फुलफिल करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 5 मित्र दिए हैं, उनकी लंबाई के आधार पर तुलना की गई है। कोई 2 मित्र की लंबाई समान नहीं है। U Y से छोटा है लेकिन X से लंबा है, Z सबसे लंबा है, X भी से लंबा है, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, हमें बता देना है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे लंबा है वो है Z, इससे जस्ट छोटा है Y है, इससे जस्ट छोटा U है, इससे जस्ट छोटा K है, X है, मतलब इससे जस्ट छोटा V है। हमें क्या बताना है कि X और V से लंबा, X और V से लंबा कौन है, ये U है, यानी ऑप्शन नंबर B करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे कह रहा है क्या निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। कहला साहिल और रोहन हॉकी व बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। गौतम, साहिल और महेश फुटबॉल व बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। कौशल और गौतम क्रिकेट व वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। कौशल और रोहन हॉकी और वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो इनमें से कौन वॉलीबॉल, हॉकी और बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट दिया हुआ है तो इसे हम लोग सॉल्व जरूर करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका एक डायग्राम बनाना होता है दोस्तों, आपको उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अब बताने होंगे। जैसे यहाँ पे पूरे दोस्तों का डायग्राम बनाइए। जैसे देखिए यहाँ पे हमने ये जो इसके फ्रेंड है ये बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल फ्रेंड्स इसके 5 है। पहला फ्रेंड जो है साहिल है, एस रखते हैं, फिर है रोहन, ठीक, उसके जस्ट बाद आता है गौतम, गौतम के बाद महेश है, तब एक और है दोस्त, इसका क्या नाम है, जिसका कौशल, यानी के से हम लोग लिखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है सभी ये फ्रेंड्स है लिखा गया, और यहाँ पे लिखिए हॉकी, है ना, ये हॉकी प्लेयर, जस्ट इसके बाद कौन सा है, बेसबॉल प्लेयर है, बी से हमने लिख दिया। फिर है फुटबॉल प्लेयर, एफ से हमने इंडिकेट करा। फिर है क्रिकेट प्लेयर, जिसको हम लोग सी से इंडिकेट कर देते हैं। फिर है वॉलीबॉल प्लेयर, जिसको हम लोग भी से लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि जो कौन है, एस से साहिल जो है ना, साहिल क्या क्या पसंद करता है, तो हॉकी पसंद करता है, बेसबॉल भी पसंद करता है, फुटबॉल भी,
लेकिन क्रिकेट ना पसंद करता है ना वॉलीबॉल। आगे वैसा ही बताया गया आर से रोहन के लिए है। रोहन हॉकी पसंद करता है ना, बेसबॉल भी पसंद करता है, लेकिन फुटबॉल नहीं पसंद करता है और ना ही क्रिकेट पसंद करता है, लेकिन कि वॉलीबॉल पसंद करता है। अब आता है किसकी बारी, तो गौतम की बारी। गौतम जो है ये हॉकी पसंद नहीं करता है, बेसबॉल पसंद करता है और जो है कि आपका फुटबॉल पसंद करता है और क्रिकेट भी पसंद करता है, बट आपका जो है ये वॉलीबॉल भी पसंद करता है ना। ये 4 गेम को पसंद करता है। आगे है महेश। महेश ये पसंद नहीं करता हॉकी को, बाद बाकी ये और फुटबॉल को और क्रिकेट को नापसंद और वॉलीबॉल को भी नापसंद। अब देखिए इसको ये पसंद करता है कौन, तो कौशल पसंद करता है पहले हॉकी को, फिर इसको पसंद नहीं करता है ना। फुटबॉल को भी नहीं पसंद करता है, बट क्रिकेट को पसंद करता है और पसंद करता है वॉलीबॉल को। तो हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी वॉलीबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल हम लोग का कौन है, तो वॉलीबॉल ये लास्ट वाला है। वॉलीबॉल, हॉकी और हॉकी कौन है स्टार्टिंग वाला है, और बेसबॉल, बेसबॉल कौन ये कि अच्छे खिलाड़ी है। तो कौन है बताइएगा इसमें अच्छे खिलाड़ी जो है, तो अच्छे खिलाड़ी आप देख रहे होंगे ये कौन है, तो ये रोहन दिख रहा है। क्यों, हॉकी का भी खिलाड़ी है और बेसबॉल का भी और वॉलीबॉल का, बाद बाकी ऐसा कोनो नहीं है जो ऐसा खिलाड़ी है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा, है ना। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।